नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात ओलंपिक की। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने तारीख रकम की है। टीम ने 41 साल के सूखे को ख़त्म करते हुए हिंदुस्तान को हॉकी में ब्रॉन्ज़ मेडल दिलाया है। ओलंपिक में हिंदुस्तान की हॉकी टीम को आखिरी मेडल 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने गोल्ड जीता था। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। दूसरे क्वार्टर में 3-1 से पिछड़ने के बाद हिंदुस्तान ने ज़बरदस्त वापसी की और लगातार 4 गोल दागे। हिंदुस्तान के लिए सिमरनजीत सिंह ने 17वें और 34वें, हार्दिक सिंह ने 27वें, हरमनप्रीत सिंह ने 29वें और रुपेंद्र पाल सिंह ने 31वें मिनट में गोल किया। हालांकि चौथे क्वार्टर में जर्मनी ने एक और गोल दागा और स्कोर 5-4 कर दिया था। इसके बाद हिंदुस्तानी डिफेंस ने जर्मनी को कोई मौका नहीं दिया। जीत के बाद कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि इस ओलंपिक में खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है और वो मेडल डिजर्व करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेंस हॉकी टीम को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक तारीखी दिन है, ये दिन हर हिंदुस्तानी के जहन में हमेशा मौजूद रहेगा। टीम इंडिया को ब्रॉन्ज घर लाने पर बधाई। उन्होंने हमारे मुल्क के नौजवानों को नई उम्मीद दी है। हिंदुस्तान को अपनी हॉकी टीम पर फख्र है। टीम इंडिया ने 1972 के बाद पहली बार टोक्यो में पूल स्टेज में 4 या इससे ज़्यादा मुकाबले जीते थे। 1972 ओलंपिक में हिंदुस्तान ने पूल स्टेज में 7 में से 5 मैच जीते थे। इसके बाद 2016 ओलंपिक तक हिंदुस्तान ग्रुप स्टेज में 3 से ज़्यादा मैच नहीं जीत पाया। 1984 से 2016 तक तो हिंदुस्तानी टीम ग्रुप स्टेज में कभी 2 से ज़्यादा मैच नहीं जीत पाई थी। हिंदुस्तान ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल मेंस हॉकी में जीते हैं। टीम ने 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 1960 में सिल्वर और 1968, 1972 और 2021 यानी मौजूदा टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदुस्तानी हॉकी टीम की चर्चा 1980 के बाद यानी 4 दशकों के बाद एक बार फिर हुई है। टीम की मेहनत तो मायने रखती है, लेकिन टीम को न सिर्फ स्पॉन्सर करने बल्कि उसे खेल के मैदान, खेल के इक्विपमेंट से लेकर ट्रेनिंग तक की सभी सहूलतें मुहैया कराने वाली उड़ीसा हुकूमत का जिक्र भी आज सबकी ज़ुबान पर है। उड़ीसा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर तुषार क्रांति बहेरा कहते हैं कि 2018 में हमने हिंदुस्तानी हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने का जिम्मा लिया। इससे पहले सहारा इसे स्पॉन्सर करता था। हमने हॉकी की तंजीम से कहा था कि आप बस खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दीजिए, हम सिर्फ फाइनेंशियल मदद तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि खेल के आड़े आने वाली हर इंतज़ामिया की कमी या फिर लॉजिस्टिक की अड़चनों को भी दूर करेंगे। हमने यही किया भी। पुलिस, इंतज़ामिया और किसी भी तरह के लॉजिस्टिक को इस खेल के आड़े आने नहीं दिया गया। उड़ीसा के सीएम ने पूरी टीम को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। टोक्यो ओलंपिक में आज कुश्ती में हिंदुस्तान के पहलवान रवि दहिया फाइनल में ज़बरदस्त मुकाबले के बावजूद शिकस्त खा गए। ओलंपिक में कुश्ती के खेल में गोल्ड हासिल कर तारीख रकम करने का सेहरा उनके सर नहीं बन सका, लेकिन चांदी का तमगा हासिल कर उन्होंने हिंदुस्तान को फ़ख्र का मौका ज़रूर फराहम किया। रवि दहिया को फाइनल में रूसी पहलवान जाउर योगियो ने 7-4 से शिकस्त दी। इसके साथ हिंदुस्तान की 13 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद को भी झटका लगा। चांदी का तमगा जीतने के बाद सोशल मीडिया पर रवि दहिया की खूब तारीफ़ें हो रही हैं और सरकर्दा शख्सियात के ज़रिए उन्हें मुबारकबाद पेश किए जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणवी पहलवान को मुबारकबाद पेश की है और वज़ीर आला ने तो उन्हें 4 करोड़ रुपये बतौर इनाम देने का ऐलान भी कर दिया। अलावाजी रवि दहिया के सोनीपत में वाक़ नाहड़ गांव में एक इंडोर स्टेडियम बनाने का ऐलान भी किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रवि दहिया को चांदी का तमगा मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि रवि कुमार दहिया एक शानदार पहलवान है, उनकी लड़ाई का जज्बा और मेहनत काबिल कद्र है। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तानी पहलवान दीपक पुनिया 86 किलो वेट कैटेगरी का ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गए। सैन मैरिनो के नाजिम माइलेस एमिनी ने उन्हें 4-2 से हराया। 5 मिनट 40 सेकंड तक दीपक 2-1 से आगे थे, लेकिन इसके बाद नाजिम ने सिंगल लेग अटैक के जरिए 2 पॉइंट जुटाकर उन्हें पीछे छोड़ दिया।
टोक्यो ओलंपिक में अब तक हिंदुस्तान को 5 मेडल मिले हैं। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में हिंदुस्तान को सिल्वर मेडल दिलाया। उन्होंने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कामयाबी हासिल की। हिंदुस्तान को दूसरा सिल्वर पहलवान रवि कुमार दहिया ने दिलाया। वो मेंस रेसलिंग के 57 केजी कैटेगरी में फाइनल में रूसी पहलवान से हारे। हिंदुस्तान को इसके अलावा 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में वुमेन्स सिंगल में तीसरा मुकाम हासिल किया। वहीं बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। वो सेमीफाइनल में तुर्की की मुक्केबाज से हार गई थी। बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में हारने वाले मुक्केबाज को भी ब्रॉन्ज मिलता है। इनके अलावा मेंस हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज जीता है। हॉकी में हिंदुस्तान को 41 साल के लंबे इंतजार के बाद कोई मेडल मिला है। अब बात पार्लियामेंट सेशन की। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के तीसरे हफ्ते का चौथा दिन था। दोनों ऐवानों का कामकाज काफ़ी हंगामेदार रहा। अपोजिशन पेगासस जासूसी मामले और नए ज़रई क़वानीन को लेकर हुकूमत पर हमला कर रही है। अपोजिशन कायदीन की मांग है कि ऐवान में इन मुद्दों पर बहस की जाए। वहीं मरकज़ का कहना है कि वो हर मसले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन का शोर शराबा बंद नहीं हो रहा है। आज लोकसभा में कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई और हंगामे के बाद ऐवान को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसके बाद कार्रवाई को 4 बजे और फिर 5 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। राज्यसभा में भी कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई और हंगामे के बाद ऐवान को 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इसके बाद कार्रवाई को 2 बजे और फिर 3:40 तक मुलतवी करना पड़ा। 3:40 पर कार्रवाई शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्रवाई जुमे के रोज़ 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में हंगामे के बीच कुछ बिल्स भी पास किए गए। इससे पहले दोनों ऐवानों में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर हिंदुस्तानी हॉकी टीम को बधाई दी गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस कामयाबी पर पूरे मुल्क को फख्र है। मैंने सदन में जबकि उठ के खड़े मुझे सदन को ये सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की हॉकी टीम ने 41 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। साथ ही सुश्री लवलीना बोरगोहाई ने ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग के महिला वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। मैं अपनी ओर से सदन की ओर से भारतीय हॉकी टीम और सुश्री लवलीना को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। भारत को हॉकी में 4 दशकों से भी ज़्यादा समय बाद ओलंपिक पदक प्राप्त हुआ है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान श्री मनप्रीत सिंह तथा उनके साथी खिलाड़ियों की इस अद्भुत उपलब्धि से पूरे देश में आज उल्लास और उत्साह का वातावरण बन गया है। पूरा देश इस जीत की खुशी मना रहा है। भारतीय हॉकी के लिए यह क्षण निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभा की ओर से अपनी हॉकी के टीम के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। क्वेश्चन 181 श्री राजेंद्र गहलोत, क्वेश्चन आवर 181, क्वेश्चन नंबर 181 प्लीज। हो रहा मेरे ऊपर। मैंने सदन में जबकि उठ के खड़े हुआ और मैं ये सोचा कि जब पीयूष गोयल साहब लीडर ऑफ द हाउस, उनकी बात जब खत्म हो गई तो मुझे नेचुरली आप कहने के लिए समय देंगे, लेकिन मेरी आधी बात भी नहीं सुने, द हाउस एडजर्न हो गया। ये कैसा है? और मैं आपको क्या बताना चाहता था, मैं क्या बताना सदस्य जो स्थिति कर रहे हैं, खड़गे साहब आप देख रहे हैं हालात, और बड़े मेंबर है। मेरे लिए ये है, अरे जब बिल पास होते हैं तो मेरी
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत के 5 बेनिफिशरीज से बातचीत भी की। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिल्ली से अनाज का एक एक दाना भेजा गया वो आपकी थाली तक पहुंच रहा है। पहले की हुकूमतों के वक्त यूपी में गरीब के अनाज की जो लूट हो जाती थी उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। पीएम ने पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में अपोजिशन के हंगामे पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि एक तरफ हमारा मुल्क, हमारे नौजवान हिंदुस्तान के लिए नई अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, जीत का गोल कर रहे हैं, तो वहीं मुल्क में कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो सियासी मफाद में सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। पीएम ने कहा कि मुल्क क्या चाहता है, मुल्क क्या हासिल कर रहा है, मुल्क कैसे बदल रहा है, इससे इनको कोई सरोकार नहीं है। लेकिन 130 करोड़ की जनता देश और ये लोग कैसे देश हित के काम को रोका जाए इसकी स्पर्धा में लगे हैं, इस होड़ में जुटे हैं। लेकिन साथियों, ये महान देश, इस देश की महान जनता ऐसी स्वार्थ और देश हित विरोधी राजनीति का बंधक नहीं बन सकता। ये लोग देश के विकास को रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें, ये देश इनसे रुकने वाला नहीं है। वो संसद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ की जनता देश को रुकने न देने में लगे हुए हैं। हर कठिनाई को चुनौती देते हुए देश हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ बीते कुछ हफ्तों के कीर्तिमानी देखें और जरा देखिए, जब देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था और कुछ लोग दिल्ली में संसद को रोकने में लगे हुए थे, कुछ ही हफ्तों में जो हमने कीर्तिमान देखे तो भारतीयों का सामर्थ्य और सफलता चारों तरफ नजर आता है। ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन को पूरा देश उत्साहपूर्वक देख रहा है। भारत टीकाकरण के मामले में भी 50 करोड़ के पड़ाव के बिल्कुल दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया है। देखते ही देखते उसको भी पार कर जाएगा। पेगासस जासूसी मामले और महंगाई के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस ने आज पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा किया। हजारों कांग्रेस वर्कर्स ऐवान का घेराव करने पहुंचे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें की। मुजाहरे में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस मुजाहरे में शामिल होने के लिए मुल्क भर से वर्कर्स दिल्ली पहुंचे थे। कांग्रेस कायद ने इस मुजाहरे को मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी रोजगार के मुद्दे पर एक लफ्ज़ नहीं बोलते। पिछले 7 सालों में 12 करोड़ नौजवान नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने करोड़ों नौजवानों की नौकरी छीन ली है। आज देश के सामने सबसे आपके बीच आए हैं, आपके उत्साह बढ़ाने आए हैं, उनको दिल से स्वागत और धन्यवाद। आपके
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जब तक हम दो हमारी दो की सरकार है, तब तक हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तो आपको यूथ कांग्रेस को, हिंदुस्तान के युवाओं को ये लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। आज जो लड़के स्कूल्स में है, लड़कियां स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है, आप बात समझो। आपके भविष्य में रोजगार नहीं है। अगर हिंदुस्तान इस रास्ते पे चलता गया, आपको आज नहीं, कल नहीं, अगले 5-10 साल नहीं रोजगार मिलने वाला। आप अपने बच्चों की, अपने माता पिता की मदद नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक पार्टनरशिप बनाई है। पार्टनरशिप हिंदुस्तान के युवाओं के साथ नहीं है। पार्टनरशिप हिंदुस्तान के गरीबों के साथ नहीं है। पार्टनरशिप छोटे व्यापारियों के साथ, मिडिल साइज बिजनेस, किसान, मजदूर के साथ नहीं है। पार्टनरशिप नरेंद्र मोदी और 2-3 हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों की है। और यह पार्टनरशिप हिंदुस्तान की आत्मा पर। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज पेगासस जासूसी मामले की आज़ादाना तहकीकात कराने की दरखास्त करने वाली 9 अर्जियों पर बैक वक्त समाअत की। इन अर्जियों में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और सीनियर सहाफ़ियों एन राम और शशि कुमार की अर्जियां भी शामिल हैं। अदालत उज़्मा ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्टों में सदाकत है तो ये एक संगीन मामला है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने समाअत के दौरान अर्जी गुजारों से जासूसी के सबूत तलब किए हैं। बेंच ने कहा कि इस मामले में बैरूनी कंपनियां भी शामिल हैं। ये एक पेचीदा मसला है और नोटिस लेने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से किसी को पेश होना चाहिए था। मामले की मजीद समाअत 10 अगस्त को की जाएगी। मामले की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि ये हैरत की बात है कि 2019 में पेगासस का मामला सामने आया और किसी ने इस जासूसी की तस्दीक के हवाले से सबूतों को जमा करने की संजीदा कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि बेशतर मफाद आम्मा की अर्जियाँ कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया के अखबारात की कतरन पर मबनी है। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि इस मामले के ताल्लुक से कोई मवाद बिल्कुल मौजूद नहीं है। जिन लोगों ने अर्जी दायर की है उनमें से कुछ के फ़ोन हैक हुए हैं। आप IT और टेलीग्राफिक क़वानीन के उसूलों से वाकिफ़ हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने शिकायत दर्ज करने की कोशिश ही नहीं की। ये बातें हैरानकुन हैं। CGI की दलील पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इत्तलात तक हमें रसाई हासिल नहीं है। एडिटर्स गिल्ड की अर्जी में जासूसी के 37 मुसद्दक़ा मामलों का जिक्र है। CGI ने कहा कि मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि दलीलों में कुछ भी नहीं है। कुछ अर्जी गुजारों का दावा है कि उनके फ़ोन हैक हो गए, लेकिन उन्होंने मुजरिमाना शिकायत दर्ज कराने की कोशिश नहीं की। जिन लोगों ने अर्जी दाखिल की है उन्होंने अर्जी में मवाद डालने पर ज़्यादा मेहनत नहीं की है। अब बात कोरोना वायरस की। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का इन्फेक्शन तेज़ी से दुनिया में फैल रहा है, जिसके चलते चारशंबे के रोज़ दुनिया में कोरोना के मामले 20 करोड़ से ज़्यादा हो गए थे। हालांकि इस बीमारी से रिकवर करने वालों की तादाद भी 18 करोड़ 9 लाख तक पहुंच गई है। दुनिया में पिछले 24 घंटों में 6,83,000 नए मामले दर्ज किए गए। 4,39,000 लोगों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 10,117 लोगों की इससे मौत हो गई। सबसे ज़्यादा 1,12,000 केसेस अमेरिका में दर्ज किए गए। वहीं इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा 1,727 कोरोना मुतासरीन की जान गई। हिंदुस्तान में एक बार फिर 40,000 से ज़ायद कोरोना केसेस आए हैं। बीते दिन 42,797 नए मरीजों की पहचान हुई, 41,869 ठीक हुए और 532 मुतासरीन की मौत हुई। इससे पहले पीर के रोज़ 30,085 और मंगल के रोज़ 42,530 केसेस आए थे। केरल में लगातार सबसे ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। चारशंबे के रोज़ वहाँ 22,414 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 108 मुतासरीन की मौत हुई। इसी बीच ये खबर है कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ को बहुत जल्द छू लेगा। सिर्फ बीते कुछ हफ्तों के कीर्तिमानी देखें
और जरा देखिए, जब देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था और कुछ लोग दिल्ली में संसद को रोकने में लगे हुए थे, कुछ ही हफ्तों में जो हमने कीर्तिमान देखे तो भारतीयों का सामर्थ्य और सफलता चारों तरफ नजर आता है। ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन को पूरा देश उत्साहपूर्वक देख रहा है। भारत टीकाकरण के मामले में भी 50 करोड़ के वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद कोरोना के नए रूप डेल्टा वायरस से भी इन्फेक्शन का खतरा 50 से 60% तक घट सकता है। ये दावा इंपीरियल कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में किया है। रिसर्चर्स के मुताबिक वैक्सीन ना लेने वालों में इन्फेक्शन का खतरा टीका लगवाने वालों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा रहता है। रिसर्च के लिए 98,233 लोगों के घर जाकर सैंपल लिया गया। 24 जून से 12 जुलाई के बीच सैंपल की PCR टेस्टिंग की गई। इनमें से 527 लोग पॉजिटिव आए। इन 527 पॉजिटिव सैंपल में से 254 सैंपल में मौजूदा वायरस की प्रोडक्शन को समझने के लिए दोबारा लैब में जांच की गई। रिपोर्ट में सामने आया कि इन सैंपल्स में 100% तक डेल्टा वायरस था। इंपीरियल कॉलेज के एक्सपर्ट पॉल इलियट का कहना है कि हमें लोगों के बीच से रैंडम सैंपल लेकर कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के असर को जांचा। इसमें एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भी शामिल किया गया। इस रिसर्च की मदद से इन्फेक्शन और हॉस्पिटल में भर्ती किए जाने वाले मरीजों के बीच जो ताल्लुक है उसको समझने की कोशिश की गई। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के साइंटिस्ट का कहना है कि अगर डेल्टा वायरस इन्फेक्ट करता है तो मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। ऐसे में वैक्सीन की मदद से मरीजों के लिए एक सिक्योरिटी शील्ड तैयार करना राहत देने वाली बात है। वैक्सीन लेने वालों में इन्फेक्शन का खतरा 0.40% है। वहीं वैक्सीन ना लेने वालों में खतरा 3 गुना ज़्यादा यानी 1.21% तक था। एक खबर तेलंगाना से। कोरोना की वबा के दौरान जान हथेली पर लेकर काम करने वाले और मरीजों की खिदमत करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को कई माह से ना ही तनख्वाह अदा की गई और ना ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू किए गए। हुकूमत की जानिब से दावे तो बुलंदबांग किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही हालात बयान करती है। KGPP, हेल्थ वर्कर्स, सिर्फ धरानी ऑपरेटर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स, गेस्ट लेक्चरर्स, मॉडल स्कूल्स के आवरली लेक्चरर्स इस फेहरिस्त में शामिल हैं जिन्हें बाकायदा तौर पर तनख्वाह अदा नहीं की जा रही है। जहां एक तरफ वो कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से माली मुश्किलात ने उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। उनकी हालत यह है कि उनमें से बेशतर मकानात के किराया अदा करने की सकत भी नहीं रखते। राशन के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं और ऐसे में बच्चों की फ़ीस और मौसमी इमराज ने उनकी फ़िक्र में हद दर्जा इजाफा कर दिया है। रियासतगीर सतह पर मुख्तलिफ PHCs में कोरोना के मरीजों की खिदमत अंजाम देने वाले हेल्थ वर्कर्स पिछले 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मालूम हुआ है कि अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं आया। अगर हम मुत्तहिदा रियासत की बात करें तो साल 2003 में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर 1153 हेल्थ असिस्टेंट्स, 199 लैब टेक्नीशियंस, 200 फार्मासिस्ट का तकर्रुर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के जरिए किया गया था। हर साल माह अप्रैल में ऑटोमेटिक उनका कॉन्ट्रैक्ट हुकूमत की जानिब से रिन्यूअल किया जाता है, लेकिन जारिया साल हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा वक्त गुजर जाने के बावजूद भी उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी यानी सर्प में काम करने वाले मुलाजिमीन पिछले 2 माह से तनख्वाहों की अदम दस्तियाबी के सबब परेशान हैं। उनका कहना है कि हर माह 5 तारीख को उनको तनख्वाह अदा की जाती थी, लेकिन जून और जुलाई की तनख्वाह अभी तक अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से रियासत भर में इस सोसाइटी के तहत काम करने वाले 4045 मुलाजिमीन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ओहदेदारों का कहना है कि हर 3 माह में फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से तनख्वाहों की अदायगी के लिए बजट सर्प के CEO के अकाउंट में जमा करवाया जाता है, लेकिन इस मरतबा सर्प बजट ना होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गई है। इसी तरह धरानी पोर्टल ऑपरेटर्स गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। रियासत भर में 568 धरानी ऑपरेटर्स, 32 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स को अप्रैल से तनख्वाह अदा नहीं की गई। ख़ास बात यह है कि टेक्निकल स्किल्स रखने वालों को ही इस मुलाजिमत के लिए अहल करार दिया गया था, जिसकी वजह से BTech करने वाले बेरोज़गार नौजवान भी इस मुलाजिमत से जुड़ गए। ड्यूटी के औकात का सुबह
10:30 बजे से शाम 6 बजे तक हैं, जबकि धरानी पोर्टल में पैदाशुदा मसाइल की वजह से उन्हें कई मरतबा नाइट ड्यूटी करने की भी नौबत आई। उनका कहना है कि तनख्वाह पूछने पर हुक्काम की जानिब से हरासा किया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGVP में गुज़िश्ता साल जिन टीचर्स को रिक्रूट किया गया था वो पिछले 16 माह से तनख्वाहों से महरूम। मालूम हुआ है कि शिक्षा अभियान यानी SSA और फाइनेंस ऑफिस के दरमियान तालमेल की कमी की वजह से तनख्वाहों की अदायगी का मसला दरपेश है। उनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस लेने से मुताल्लिक वजाहत के बाद भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के हुक्काम की जानिब से मुनासिब रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल मार्च से फ़िज़िकल क्लासेस बंद हैं। इस असना में सरकारी जूनियर कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चरर्स की हैसियत से बरसर खिदमत 1700 लेक्चरर्स के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किए गए। जारिया साल फरवरी से फ़िज़िकल क्लासेस शुरू होने के बाद तमाम के कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद की गई, लेकिन कोरोना के केसेस में इजाफे के साथ ही दोबारा क्लासेस बंद कर दी गई। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के हुक्काम का कहना था कि फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने के लिए ही उनके खिदमत हासिल की गई थी और इन दिनों की तनख्वाह की अदायगी का तयखुन दिया गया था, लेकिन 4 माह से वो अहदेदारों के वादे के पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें खानगी टीचर्स की तर्ज पर भी इमदाद नहीं दी जा रही है। एकेडमिक ईयर शुरू होने के बावजूद सरकारी कॉलेजेस में कॉन्ट्रैक्ट की बिना पर काम करने वाले लेक्चरर्स का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं किया गया, जबकि वो तमाम ड्यूटी पर हैं। रियासत के सरकारी जूनियर कॉलेजेस में 3700, पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में 500, डिग्री कॉलेजेस में करीब 900 टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। इन तमाम की जून और जुलाई की तनख्वाह अदाशुदगी है। रियासत के मॉडल स्कूल में 1000 से ज़्यादा आवरली बेस्ड टीचर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। फिजिकल क्लासेस ना होने की वजह से उनकी बरकरारी से मुतालिक अहकाम तहरीरी तौर पर जारी नहीं किए गए। सिर्फ ओहदेदारों की जानिब से ज़बानी तयक़ुन पर ही वो काम कर रहे हैं। बावजूद इसके वो भी तनख्वाहों से महरूम हैं। उनका कहना है कि पिछले 11 माह से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई है। रियासत के आश्रम स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल टीचर्स को गुज़िश्ता साल जून, जुलाई, अगस्त से तनख्वाह अदा नहीं की गई। उनका इल्ज़ाम है कि दानिस्ता तौर पर उन्हें तनख्वाह अदा नहीं की जा रही है। गुज़िश्ता साल जनवरी, फरवरी, मार्च की तनख्वाह विद्या वॉलंटियर्स को अदा नहीं की गई। हमारी इत्तलात के मुताबिक विद्या वॉलंटियर्स को बकाया जात करीब 6 करोड़ है। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के शेट्टी सुरेश ने बताया कि रियासत में कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं किए गए, बावजूद इसके वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। कई लेक्चरर्स को फरवरी और मार्च से तनख्वाह अदा नहीं की गई। तनख्वाहों और रिन्यूअल के मसले को मुतअद्दिद मरतबा हुक्काम से रुजू किया गया, लेकिन इसके कोई नतायज बरामद नहीं हुए। एक तरह मुश्किल घड़ी में काम करने वाले सख्त परेशान हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि बुरे वक्त में काम के लिए आगे आने वालों को इजाफी अलाउंस वगैरह दिया जाता, बजाय इसके उन्हें उनका मावजा अदा करने में ही ताख़ीर की जा रही है, जिससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत उनके मसाइल को हल करने में किस हद तक संजीदा है। हुकूमत उनकी परेशानियों को दूर करने पर तवज्जो देने के बजाय दीगर ऐलानात करने में मसरूफ़ है। उन तमाम का कहना है कि उनके मसाइल की यकसोई की जाए, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किए जाएँ और तनख्वाहें अदा की जाएँ, ताकि उन्हें मुश्किलात से छुटकारा हासिल हो। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 2 साल आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिन श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक ज़बरदस्त ब्लास्ट और फायरिंग हुई। डाउनटाउन इलाके में जब ये धमाका हुआ उस वक्त मीडिया के बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इस ब्लास्ट के बारे में जानकारी दी। ब्लास्ट के बाद कई राउंड फायरिंग भी हुई और अफरा तफरी मच गई। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।